नमस्कार प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर के सिंह। तो आज हम जो फार्माकोलॉजी है, ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि अपने इस जो भी टॉपिक हमने पढ़े हैं उनसे संबंधित इंपॉर्टेंस क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एक समराइज रूप में शुरुआत करते हैं। चलिए देखो, सबसे पहले जो बात आती है वो ये है कि औषध विज्ञान के पिता कौन हैं। ठीक है, चलिए। ठीक, तो औषध विज्ञान के यदि फादर की बात करें हम, ठीक है, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, तो यहाँ पर जो बात आ रही है, समझने वाली बात यह है इस क्वेश्चन में कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जनरल फार्माकोलॉजी, जनरल औषध विज्ञान, यानी यहाँ पर ये हम मेंशन नहीं कर रहे हैं कि जो औषध विज्ञान है वो ह्यूमन से है, ठीक है, या एनिमल है, यानी वेटनरी फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि जहां पर मेंशन नहीं किया हुआ है, तो औषध विज्ञान के हम फादर की बात करें यहाँ पर, यानी पिता की बात करें, तो यहाँ पर अपना जो आंसर जाएगा वो जाएगा ओसवाल्ड स्मिडबर्ग। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो गया यहाँ पर? ओसवाल्ड स्मिडबर्ग। तो यहाँ पर जो अपने ऑप्शन से मेयर जोन्स, ओसवाल्ड स्मिडबर्ग, सुश्रुत, हिप्पोक्रेटस। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा करेंगे आगे बात। अब देखो, यदि क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, सेम ऑप्शन है और वहीं पर ये पूछ ले कि पशु औषध विज्ञान की, तो यहाँ पर इन्होंने क्या मेंशन कर दिया है? पशु। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज मेंशन कर दी है? पशु औषध विज्ञान। ठीक है, यानी वेटनरी फार्माकोलॉजी को यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या जाएगा? देखो, पहले हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जनरल जो फार्माकोलॉजी है उसके फादर ऑफ फार्माकोलॉजी पूछे तो आंसर क्या जाएगा अपना? ओसवाल्ड स्मिडबर्ग जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये आंसर तो अपना नहीं जाएगा। ठीक है, अब बचे मेयर जोन्स, सुश्रुत, हिप्पोक्रेटस। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो सुश्रुत कौन है? देखिए, इसके बारे में हमने बात की थी अभी, ये क्या है? फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है, ये कौन हो गए? फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। और सुश्रुत कौन है? ये हैं फादर ऑफ सर्जरी। ये कौन हो गए? फादर ऑफ सर्जरी। सुश्रुत कौन है? इनको किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जाना जाता है। और हिप्पोक्रेटस कौन है? फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो अब बचे कौन? मेयर जोन्स। तो मेयर जोन्स को किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ वेटनरी फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये चारों ऑप्शन यहाँ पर पूरे होते हैं। ठीक, तो औषध विज्ञान के पिता की बात करें, यहाँ पर कोई भी चीज मेंशन नहीं की हुई है, तब तो अपना आंसर जाएगा ओसवाल्ड स्मिडबर्ग। और यदि पूछ ले कि पशु औषध विज्ञान के जनक कौन है, फादर कौन है, तो हमारा आंसर जाएगा मेयर जोन्स। बाकी सुश्रुत कौन है? फादर ऑफ सर्जरी है। और हिप्पोक्रेटस कौन है? फादर ऑफ मेडिसिन है। अब यहीं पर यदि क्वेश्चन इस तरह से आ जाए यहाँ पर, ठीक है, कैसे कि आधुनिक औषध विज्ञान के पिता, ठीक है, आधुनिक औषध विज्ञान के पिता कौन है? और यहीं पर हम शब्द और जोड़ देते हैं इसमें, आधुनिक पशु औषध विज्ञान। आधुनिक
पशु औषध विज्ञान के पिता कौन है, तो भी अपना आंसर क्या जाएगा इसमें, यहाँ पर मेयर जोन्स जाएगा। तो फिर इसमें अपना आंसर क्या चला जाएगा, मेयर जोन्स जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी अपने इन क्वेश्चंस की। ठीक है, चाहे पूछे वो पशु औषध विज्ञान के पिता, चाहे पूछे वो मॉडर्न वेटनरी फार्मेकोलॉजी के फादर कौन है। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नंबर 3, फादर ऑफ इंडियन फार्मेकोलॉजी। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या जाएंगे, मेंडल तो आनुवांशिकी के पिता हो गए, सुश्रुत सर्जरी के पिता हो गए, ठीक है, और हिप्पोक्रेटस मेडिसिन के हो गए। तो फादर ऑफ इंडियन फार्मेकोलॉजी कौन है, रामनाथ चोपड़ा। ठीक है, तो अपना यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, रामनाथ चोपड़ा जो हैं वो क्या है, फादर ऑफ इंडियन फार्मेकोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन चाहे किसी भी तरह से आए, ठीक है, फादर ऑफ फार्मेकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न वेटनरी फार्मेकोलॉजी, या फिर फादर ऑफ वेटनरी फार्मेकोलॉजी, तो किस तरह से हमें ये सॉल्व, ठीक है, जरा सा चेंज होने पर यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर बदल जाते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात करें, जो भारतीय जो फार्मेकोपिया है, ठीक है, सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित की गई। ठीक है, तो इसमें जो आंसर जाएगा अपना कौन सा जाएगा, 1954, 1955, 1956, 1958। ठीक है, तो इसमें जाएगा सबसे पहले 1956 वाला। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो किसी भी पदार्थ की उपयोग में लाई जा रही वह मात्रा, ठीक है, कोई भी पदार्थ है या ये कहें कोई भी औषधि है, ठीक है, पदार्थ से मतलब क्या हो सकता है, औषधि, कोई भी पदार्थ है या औषधि है उसके उपयोग में लाई जा रही वह मात्रा जो 50% से अधिक प्राणियों के लिए घातक हो, ठीक है, उनके लिए नुकसान पहुंचाने वाली हो या उन्हें मारने वाली हो, ठीक है, यानी उनके प्राणों के लिए घातक हो, ठीक है, लीथल हो। ठीक, इसके लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं, लीथल। तो क्या कहलाएगी, ठीक है, किसी भी पदार्थ की या औषधि की वह मात्रा जो 50% से अधिक प्राणियों के लिए, यानी जिन भी प्राणियों पर हम उपयोग में ले रहे हैं, ठीक है, उनमें से जो 50% हैं उनके लिए क्या है, वो लीथल है, यानी उनकी जान के लिए क्या है, वो हानिकारक है। ठीक है, तो उस कंडीशन में उसे क्या कहा जाएगा, AD50, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, AD50 कहेंगे उसे, या BC50 कहेंगे उस मात्रा को, या फिर CD50 कहेंगे उस मात्रा को, या LD50 कहेंगे उस मात्रा को। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने ऑप्शन हैं, तो क्या कहा जाएगा उसे, तो अपना आंसर यदि हम यहाँ पर बात करें तो अपना आंसर जाएगा LD50, यानी लीथल डोज 50। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लीथल डोज यानी घातक, या जो डोज है, ठीक है, जो मात्रा है जो कितनों को प्रभावित कर रही है, 50% से अधिक प्राणियों के लिए क्या है, वो घातक है, उनको प्रभावित कर रही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अपना आंसर क्या जाएगा, LD50। ठीक है, यानी लीथल डोज। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष नाम या संगठन वाली औषधि, ठीक है, जिसे किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा एक अधिकार के तहत बेचा जाता है। ठीक है, देखिए यानी कोई भी एक औषधि है जिसे केवल कोई एक व्यक्ति है या संगठन है, वो उसको क्या कर रहा है, केवल वही बेच सकता है, दूसरा अन्य व्यक्ति इसको ना तो बना सकता है ना ही बेच सकता है। ठीक है, तो वह जो स्थिति है, ठीक है, जिस अधिकार के तहत उसको बेचा जा रहा है, यह अधिकार उस व्यक्ति के लिए, उस फार्मा कंपनी के लिए क्या कहलाता है, यानी या फिर ये कहेंगे उन औषधियों को क्या कहा जाता है, ये औषधियां क्या कहलाती हैं जिनको एक अधिकार के तहत बनाया जा रहा है और बेचा जाता है।
ऐसी औषधियों को हम क्या कहते हैं? क्या उनको हम यूनानी औषधि कहते हैं, या अंग्रेजी औषधि कहते हैं, या आयुर्वेदिक औषधि कहते हैं, या पेटेंट औषधियां उनको हम कहते हैं? ठीक है, तो यहां पर ऐसी औषधियां जिनको किसी व्यक्ति विशेष द्वारा, यानी उसने उस औषधि की खोज की, ठीक है, और उसने लोगों को बताया, ठीक है, और केवल वही व्यक्ति इसको बनाने का अधिकार रखता है कि कितनी मात्रा में, यानी दो या दो से अधिक औषधियों को भी मिलाकर के बनाई जा सकती है, ठीक है, किसी बीमारी विशेष के लिए। ठीक, तो उस औषधि को बनाना, यानी कि जो भी एक फिक्स कंपोजिशन है, जो अनुपात है, और उसको बेचना, उसका क्या हो गया, एकाधिकार हो गया कि भाई मैं ही इसे बनाऊंगा और बेचूंगा, जो भी है जितने भी साल के लिए। ठीक है, तो उस अधिकार को हम क्या कहते हैं, यानी ऐसी औषधियों को हम क्या कहते हैं? तो उन औषधियों को कहा जाता है पेटेंट औषधियां। क्या कहते हैं? पेटेंट औषधि, यानी उनका हमने क्या ले लिया, एक अधिकार ले लिया। ठीक है, रजिस्टर्ड करा लिया भाई, ये औषधि है, इस अनुपात में इन इन औषधियों को मिलाकर के बनाया जाता है, और मेरे अलावा इनको कोई नहीं बेच सकता। और उसके बाद उस पेटेंट को या तो कोई व्यक्ति किसी कंपनी के लिए बेच सकता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी बेच सकता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, उस औषधि विशेष को बनाने का एकाधिकार हो जाता है, किसी फार्मा कंपनी के पास हो सकता है, या जैसे किसी व्यक्ति विशेष के पास हो सकता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है ब्रेडिकाइनिन। क्या है, या ये कहें कि ब्रेडिकाइनिन से संबंधित इनमें से जो सेंटेंस हमने दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ब्रेडिकाइनिन से संबंधित होता है? ठीक है, तो बात करें हम, तो जो ब्रेडिकाइनिन है, क्या यह वेजोडाइलेशन करवाता है? अब वेजोडाइलेशन से मतलब क्या है? रक्त वाहिकाओं के व्यास को बढ़ाना। ठीक है, ये तो क्या कहलाएगा, वेजोडाइलेशन करवाता है। स्थानीय खुजली और दर्द करता है, यानी जिस जगह पर स्रावित होता है, क्या उस जगह पर यह खुजली करवाता है? क्या ये कथन इससे संबंधित है? ठीक है, और तीसरा है एड्रिनल मेडुला से कैटकोलामाइन स्रावित करवाता है। यह चारों कथन ही इससे संबंधित है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था वहां पर कि जो ब्रेडिकाइनिन्स है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ऑटोकॉइड्स के अंतर्गत आते हैं। क्या है ये? एक प्रकार का ऑटोकॉइड है। ऑटोकॉइड का मतलब हो गया कि लोकल हार्मोन, स्थानीय हार्मोन। इनको क्या कहा जाता है? लोकल हार्मोन के नाम से जाना जाता है, यानी जिस जगह पर स्रावित होते हैं उसी जगह पर या आसपास के ऊतकों में, कोशिकाओं में अपना प्रभाव ये दिखाते हैं। ठीक है, तो यह ब्रेडिकाइनिन जो है वेजोडाइलेशन भी करवाता है, खुजली भी करवाता है, और कैटकोलामाइन भी स्रावित करवाता है। तो इसलिए यहां पर आंसर जाएगा अपना ऑल, यानी ये तीनों कथन ही इससे संबंधित होते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अल्कलाई डिजीज किसे कहते हैं? ठीक है, अल्कलाई डिजीज किसको कहेंगे? कॉपर पॉइजनिंग को कहेंगे, सेलेनियम पॉइजनिंग को कहेंगे, सेलेनियम डेफिशिएंसी को कहेंगे, या NaCl की पॉइजनिंग को कहा जाएगा। ठीक है, तो एल्कलाई डिजीज जो कहते हैं, हम किसे कहते हैं? कॉपर पॉइजनिंग को किस नाम से जाना जाता है? एल्कलाई डिजीज के नाम से जाना जाता है। सिंपल सा हमें याद रखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से, यानी नाइट्रेट विषाक्तता है, साइनाइड विषाक्तता है, कॉपर विषाक्तता है, और फास्फोरस विषाक्तता है। इन विषाक्तताओं में से ऐसी कौन सी पॉइजनिंग है इसके अंतर्गत लहसुन जैसी गंध आती है? ठीक है, तो लहसुन जैसी गंध कौन सी विषाक्तता में आती है? तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो जाएगा अपना फास्फोरस विषाक्तता। ठीक है, फास्फोरस विषाक्तता के अंतर्गत जानवर से लहसुन जैसी गंध आती है। ठीक है, चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निश्चेतक अवशोषित नहीं होता है? ठीक है, निश्चेतक यानी एनेस्थेटिक जो भी एजेंट है, ठीक है, जो संवेदनहीन करता है,
ऐसा कौन सा एनेस्थेटिक या निश्चेतक है जो अवशोषित नहीं होता है और जिसे डस्टिंग पाउडर के रूप में प्रयोग में किया जाता है? सामान्यतः निश्चेतकों को किस रूप में उपयोग करते हैं हम? संवेदनहीनता पैदा करने के लिए, ठीक है? जिससे कि उस स्थान पर हम कोई भी छोटी-मोटी सर्जरी कर रहे हैं, दर्द से मुक्ति दिलवा रहे हैं, उसलिए इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है? अब इनमें से यदि हम जैसे स्प्रे भी कर रहे हैं, ठीक है? जैसे मूव वगैरह आती है, इनमें भी क्या होते हैं? एनेस्थेटिक होते हैं, निश्चेतक होते हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है? दर्द की संवेदनाओं से मुक्ति करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो यदि हम जेल के रूप में या फिर स्प्रे के रूप में यदि अ, त्वचा के ऊपर लगाते हैं, तो वो क्या होते हैं? अवशोषित हो जाते हैं और इंजेक्शन के द्वारा तो शरीर के अंदर अवशोषित हो ही जाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि लिग्नोकेन, ब्यूपाइवाकेन, बेंजोकेन, प्रोकेन, ठीक है? या हेपेरिन, ये तो अलग हो गया, चलो इसे छोड़ो। तो ये अपने क्या हो गए? 4 ऑप्शन हो गए। इन 4 में से कौन-सा एनेस्थेटिक एजेंट है जिसे हम डस्टिंग पाउडर यानी पाउडर के रूप में हम शरीर के ऊपर उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये शरीर के द्वारा अवशोषित नहीं होता है, ठीक है? तो कौन-सा है ऐसा? इनमें से लिग्नोकेन, ड्यूपाइवाकेन, बेंजोकेन और प्रोकेन, ठीक है? तो वहाँ पर हमने एक लिस्ट पढ़ी थी, ठीक है? तो उसके अंतर्गत जो बेंजोकेन है, वो वहाँ पर नहीं था, ठीक है? जबकि लिग्नोकेन, ब्यूपाइवाकेन, प्रोकेन इन सबको हम दर्द की संवेदनाओं से मुक्ति के लिए, ठीक है? शरीर की सतह पर यूज़ कर सकते हैं या इंजेक्शन के रूप में इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है? लेकिन बेंजोकेन को जो ये क्या है शरीर की सतह के द्वारा अवशोषित नहीं होता है, इसलिए इसको किस में उपयोग करते हैं? डस्टिंग पाउडर के रूप में उपयोग में किया जाता है, ठीक? अगला है हेपेरिन। हेपेरिन के अधिक मात्रा में लेने पर एंटीडोट क्या होगा इसका? यानी हेपेरिन पॉइज़निंग होने पर हम कौन-सा अ, एंटीडोट हम उपयोग में लेंगे, ठीक है? तो सामान्यतः हेपेरिन क्या है? नेचुरल प्रकार का एंटीकोगुलेंट है, ठीक है? जो हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, ठीक है? लेकिन कई बार जब इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है? अधिक मात्रा में किसी कारण से उपयोग में ले लिया इसको, तो इसकी पॉइज़निंग होने पर तो रक्त का थक्का जमाने के लिए हम वहाँ मतलब नहीं जमे, ठीक है? क्लॉट वगैरह को रोकने के लिए इसका उपयोग जब हम करते हैं, तो अधिक मात्रा में लेने पर, ठीक है? ओवरडोज़ होने पर, इनमें से कौन-सा हम एंटीडोट उपयोग में ले सकते हैं? एट्रोपिन, प्रोटामाइन सल्फेट, डाइक्लोमेरॉल या कैल्शियम साल्ट। तो कौन-सा यहाँ पर उपयोग में लिया जाएगा? तो हेपेरिन का जो एंटीडोट है, वो क्या है? प्रोटामाइन सल्फेट होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? प्रोटामाइन सल्फेट जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि सिराओं में चमकीला लाल रंग किसकी विषाक्तता में पाया जाता है? ठीक है? आर्सेनिक, कॉपर, साइनाइड, कोबाल्ट, ठीक है? तो किसकी विषाक्तता में यहाँ पर सिराओं में जो चमकीला लाल रंग पाया जाएगा? तो यहाँ इसका जो आंसर है वो क्या है? आर्सेनिक, ठीक है? इसमें क्या जाएगा? सॉरी, आर्सेनिक नहीं, इसमें जाएगा साइनाइड, क्योंकि जो साइनाइड है, ठीक है? तो साइनाइड की पॉइज़निंग होने पर जो रक्त है उसका चमकीला लाल रंग हो जाता है, ठीक है? तो साइनाइड पॉइज़निंग में जो सिराएँ हैं, उनके अंदर रक्त का कलर कैसा हो जाता है? चमकीला लाल रंग का हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है पोस्टमार्टम के दौरान, ठीक है? जब हम जानवर का पोस्टमार्टम करते हैं, तो उस समय
चॉकलेटी भूरे रंग का जो रक्त है वो किसकी विषाक्तता का लक्षण होता है, या किसकी विषाक्तता में जो जब हम पोस्टमार्टम करते हैं तो जो ब्लड है वो चॉकलेटी भूरे रंग का निकलता है। ठीक है, तो साइनाइड की विषाक्तता में, नाइट्रेट की विषाक्तता में, या ऑर्गेनोफॉस्फोरस की विषाक्तता में, या रत्ती की विषाक्तता में मिलता है। तो यहां पर जो आंसर जाता है वो क्या है, नाइट्रेट की विषाक्तता। ठीक है, क्योंकि हम अभी बात की कि साइनाइड में तो जो रक्त है वो कैसा हो जाता है, चॉकलेटी लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रेट की विषाक्तता में जो पोस्टमार्टम करने पर जो ब्लड है वो कैसा हो जाता है, चॉकलेटी भूरे रंग का हो जाता है। देखिए, औषधियों से संबंधित हम बात करें अब कि कोई भी ऐसी औषधि है जो कैसी है, अर्ध ठोस है। ठीक है, और साथ में मुलायम भी है। ठीक, और इस औषधि को वसा में, वसा के साथ, ठीक है, या तेल के साथ, या पैराफिन में मिला करके बनाई जाती है। ठीक है, और कहां पर प्रयोग में लिया जा रहा है, बाहरी प्रयोग में लिया जा रहा है। ठीक है, अर्ध ठोस है, अर्ध ठोस होगी तो हार्ड तो होगी नहीं। ठीक है, तो कैसी है ये, मुलायम है। और किसके साथ में बनाया जा रहा है, वसा, तेल या पैराफिन के साथ में बनाया जा रहा है। तो वसा तेल के साथ कैसा है, सॉफ्ट ही होगी और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। जेली वगैरह का उपयोग ले रहे हैं, पैराफिन का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो उन औषधियों को हम क्या कहेंगे, लोशन कहेंगे, लेप कहेंगे, लिक्रस कहेंगे, या ऑइंटमेंट कहेंगे। इसका क्वेश्चन, इसका आंसर याद करने से पहले हम अगला क्वेश्चन भी इसी के साथ करते हैं। देखिए, अगला है कि अवाष्पशील औषधियां जिन्हें किसके साथ मिलाया जा रहा है, जल या अल्कोहल के साथ मिला करके बनाया जाता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अवाष्पशील औषधि है, कैसी है, अवाष्पशील औषधि हो गई। और इसको किसके साथ मिला करके बनाया जा रहा है, या तो जल में मिला रहे हैं, ठीक है, या अल्कोहल में मिला करके बनाया जा रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम अ, इसको क्या कहेंगे। ठीक है, तो देखो, इनकी बात करें, देखो चारों हम ऑप्शन सेम ले रहे हैं। तो अब चारों होती क्या चीज है इसके बारे में हम बात, लोशन की बात करें हम, तो लोशन किसे कहते हैं, जब कोई भी औषधि है, ठीक है, और उसको किस में मिलाया जा रहा है, जल में मिलाया जाता है। ठीक है, औषधि और साथ में जल, तो जो दोनों का कॉम्बिनेशन बना वो क्या कहलाएगा, लोशन कहलाएगा। और लेप की बात करें हम, लेप किसे कहेंगे, औषधि है साथ में स्टार्च या पैराफिन मिला हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लेप कहेंगे। जो लेप है वो भी ऑइंटमेंट की तरह ही होता है, लेकिन ऑइंटमेंट में तेलीय पदार्थ अधिक होता है। औषधि को किसमें मिला रहे, वैसलीन में, पैराफिन में, या हम वैसलीन क्या है, पेट्रोलियम जेली पदार्थ है, पेट्रोलियम पदार्थ है। ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ में मिलाया जाता है। ठीक है, औषधि को वैसलीन, पैराफिन या पेट्रोलियम पदार्थ में के अंदर मिलाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑइंटमेंट कहते हैं। और लिक्रस किसे कहते हैं, अवाष्पशील यानी अवाष्पीकृत औषधि है, और उसको किसके अंदर मिला रहे, जल में या एल्कोहल में मिलाते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या था अपना, कि अर्धठोस मुलायम औषधि है जिसको वसा, पैराफिन में मिलाकर बनाए जा रहे, बना रहे, और भारी त्वचा पर उपयोग में लिया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑइंटमेंट कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया अपना, ऑइंटमेंट हो गया। ठीक है, और जब अवाष्पशील औषधि है और जिसको किसमें मिला रहे हैं हम, जल या एल्कोहल में मिला रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं, लिक्रस कहते हैं। तो यहां पर आंसर क्या जाएगा, लिक्रस जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपनी इन दोनों क्वेश्चंस की। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब है, निम्न में से टिंचर है, टिंचर किसे कहेंगे, अवाष्पीकृत औषधि और अल्कोहल के मेल से बनी किसी औषधि को कहेंगे हम, यानी किसी अवाष्पीकृत औषधि को लिया हमने और उसको किसमें मिला दिया,
अल्कोहल में मिला दिया, ठीक है, उसे टिंचर कहेंगे। या वाष्पीकृत औषधि है, ठीक है, और उसको किसमें मिला दिया, अल्कोहल में मिला दिया, क्या उसे कहेंगे हम। या औषधि, अल्कोहल और शक्कर तीनों को मिला दिया, उसे कहेंगे हम। या औषधि है केवल और जल है, उसे कहेंगे हम टिंचर। तो टिंचर किसे कहेंगे। तो इन चारों ही कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो इनको क्या कहा जाता है। जब अवाष्पीकृत औषधि और अल्कोहल को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, टिंचर ही। तो ये क्या कहलाएगा, टिंचर कहलाता है, ठीक है। अगर यहां पर वाष्पीकृत औषधि हो जाती है अवाष्पीकृत के स्थान पर, और किस में मिलाया जा रहा है, एल्कोहल में ही मिलाया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि जब हम इसको खुला छोड़ देंगे तो जो औषधि है वो वाष्पीकृत हो जाएगी, ठीक है। तो जब वाष्पीकृत औषधि होती है और साथ में एल्कोहल होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, इस कॉम्बिनेशन को स्प्रिट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जब औषधि और एल्कोहल है, यहां पर यह मेंशन नहीं है कि औषधि कैसी है, वाष्पीकृत है या अवाष्पीकृत है, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसमें क्या मिला दिया हमने, शक्कर और मिला दी, ठीक है। सामान्यतः जब वाष्पीकृत और अवाष्पीकृत मेंशन नहीं किया जाता है तो वहां पर हम औषधि को अवाष्पीकृत ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो औषधि है वो कैसी है, अवाष्पीकृत है। साथ में उसको हमने किसको मिलाया, एल्कोहल में मिलाया, फिर शक्कर और मिला दी, शुगर और मिला दी, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एलिक्जर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और औषधि और जो जल है, ठीक है, इन दोनों का जो मेल होता है वो क्या कहलाता है, लोशन कहलाता है, ठीक। यहाँ पर हमारे जो ये एक क्वेश्चन है, इस एक क्वेश्चन से ही चार क्वेश्चन हमारे हो रहे हैं, ठीक है। यानी हम पिंचर किसे कह रहे हैं, जब हम किसी अवाष्पीकृत औषधि को एल्कोहल में मिलाते हैं तो हम उसे क्या कह रहे हैं, पिंचर कहते हैं। और जब वाष्पीकृत औषधि को अल्कोहल में मिलाते हैं तो उसे हम क्या कह रहे हैं, स्प्रिट कह रहे हैं, ठीक है। और जब औषधि है, साथ में अल्कोहल है, और तीसरी चीज हमने वहां पर शक्कर मिला दी, उसे क्या कहेंगे हम, एलिक्जर कहते हैं। और औषधि और जल है तो उसे हम क्या बोल देंगे, लोशन कह दिया जाएगा, ठीक है। ये तो बात होगी अपने इस क्वेश्चन से करते। अगला है कि जब किसी पदार्थ के औषधीय तत्व को जूस के रूप में पानी में उबालकर निकाला जाता है तो वह क्या कहलाता है, ठीक है। इसकी हम बात करें, देखो, काढ़ा किसे कहते हैं, इसके ऑप्शन की बात करें हम, काढ़ा हो गया, इन्फ्यूजम हो गया, एक्सटेट हो गया और एक्वा हो गया, ठीक है। काढ़ा किसे कहते हैं, कोई भी औषधि पदार्थ है, ठीक है, प्लस उसमें हमने पानी मिलाया और 15 मिनट तक उबाला। 15 मिनट तक क्या करते हैं हम, उबालते हैं। और जब पानी आधा रह जाए या एक चौथाई रह जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में जब तक वो आधा ना हो जाए, एक चौथाई ना हो जाए, जब तक हम उसे उबालते हैं तो उस स्थिति में जो पदार्थ बनता है, जो औषधि बनती है, वो क्या कहलाता है, काढ़ा कहलाता है। और इन्फ्यूजन किसे कहते हैं, यहाँ पर यानी उबाला हुआ पानी ले रहे हैं हम, 15 मिनट तक उबाल रहे हैं औषधि के साथ में काढ़ा बनाने में, लेकिन इन्फ्यूजन किसे कह रहे हैं, यहाँ पर जो जल है, जल ले रहे हैं। अब ये जल गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है, लेकिन उबला हुआ नहीं है, ठीक है। हम जल को उबाल नहीं रहे, लेकिन उबला नहीं, ठीक है। और साथ में क्या है, औषधि पदार्थ है, उसे क्या कहेंगे हम, इन्फ्यूजम कहेंगे, ठीक है। एक्सट्रेट क्या है, एक्सट्रेट कहते हैं जब हम किसी औषधीय तत्व को जूस के रूप में बाहर निकालते हैं, ठीक है। जैसे सेब है, सेब से हमने उसके रस को निकाला तो वो रस क्या है, उसका एक्सट्रेट हो गया। या फिर जैसे तुलसी की पत्तियां हैं, ठीक है, या फिर दालचीनी है, ठीक है, तो उनको हमने किस में डाला, पानी में रख करके हमने उबाला तुलसी की पत्तियों को, ठीक। तो वो क्या बन गया, इसका जो रस वगैरह था तुलसी की पत्तियों में, जो भी उसके तो थे औषधीय गुण थे, वो किसके अंदर आ गए, पानी के अंदर आ गए, ठीक है। तो अब वो पानी है वह क्या कहलाएगा, उस तुलसी का एक्सट्रेट उसके अंदर
आ गया, जो उस तुलसी का औषधीय तत्व जो निकल करके आया वो क्या है, उसका एक्सट्रेट। ठीक है, तो इसलिए यहां पर अपना आंसर क्या जाएगा, एक्सट्रेट जाएगा। अब बचा एक्वा। तो एक्वा क्या होता है, यहां पर वाष्पीकृत पदार्थ और पानी का जो मेल है वो क्या कहलाता है, एक्वा कहलाता है। वाष्पीकृत पदार्थ या औषधि हो सकती, औषधि को हम क्या बोल रहे हैं, और पानी, इन दोनों का जो मेल है वो क्या कहलाता है, एक्वा कहलाता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इन चारों में डिफरेंस पता चला कि काढ़ा क्या है, जब कोई भी किसी भी औषधि तत्व को पानी के अंदर लगभग 15 मिनट तक उबालते हैं, या जब तक उबालते हैं जब तक कि वो लगभग लगभग आधा या एक चौथाई ना रह जाए। ठीक है, और इन्फ्यूजम, जल लिया हमने, चाहे वो गर्म है या ठंडा है, लेकिन उबला हुआ नहीं है, गर्म भी है तो उबला हुआ नहीं है, और उसमें हम औषधि तत्व को डाल देते हैं, किसी औषधि को मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है, इन्फ्यूजन बन जाता है। एक्वा, वाष्पीकृत पदार्थ लिया और उसमें हमने वाष्पीकृत औषधि ली और पानी मिला दी, तो वो क्या कहलाएगी, एक्वा कहलाती है। एक्सट्रेट, जब किसी पदार्थ के औषधीय गुणों को पानी के अंदर जूस के रूप में निकाला, या उसके एल्कलॉइड्स को या उसके जो तत्व हैं उनको हमने पानी में निकाला, तो वो क्या कहलाता है, एक्सट्रेट कहला। देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना, फार्मेकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। भाई फार्मेकोलॉजी किसे कह रहे हैं, जिसके अंदर औषधियों का अध्ययन करते हैं हम। ठीक है, औषधियों के अध्ययन के साथ साथ संपूर्ण औषधि, मतलब औषधि की तमाम चीजों का हम अध्ययन वहां पर करते हैं, कि कहाँ से मिलती है, किस तरह से मिलती है, किस तरह से बनाया जाता है, इन सभी चीजों का अध्ययन यहाँ पर हम करते हैं। तो वही चीज ये पूछ रहा है कि फार्मेकोलॉजी के अंतर्गत हम किस किस का अध्ययन करते हैं। पहला है, साइंटिफिक रूप में ये पूछ रहा है, मैटेरिया मेडिका का अध्ययन करते हैं, थेरेप्यूटिक्स का अध्ययन करते हैं, टॉक्सिकोलॉजी का अध्ययन करते हैं, या इन सभी का अध्ययन हम करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई मैटेरिया मेडिका किसे कह रहे हैं हम। ठीक है, दूसरा है थेरेप्यूटिक्स किसे कह रहे हैं, और अगला है कि टॉक्सिकोलॉजी क्या है। ठीक है, देखो, इस क्वेश्चन को भी करते हैं और इस दूसरे वाले क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं इसी के साथ। अगला है कि औषधि स्रोतों की पहचान का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। औषधि स्रोतों से मतलब क्या है, कि कोई भी औषधि हमें जिन चीजों से, पेड़ से, पौधे से, या कहीं वनस्पति से या जानवरों से कहीं से भी प्राप्त हो रही है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इस औषधि का जो स्रोत है, उसका पेड़ पौधा वगैरह है वो कैसा है। ठीक है, उसके क्या लक्षण हैं। ठीक, तो ये सब चीज हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, कि और उस औषधि की क्या पहचान है, किस तरह से हम पहचानेंगे। तो इन चीजों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, फार्मेसी के अंतर्गत, फार्मेकोग्नोसी के अंतर्गत, पोसोलॉजी के अंतर्गत, या पोसोलॉजी के अंतर्गत, किसके अंतर्गत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन क्वेश्चन का आंसर आने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन सबको कहते क्या, कहते हैं क्या करते हैं इनके अंतर्गत। देखो, मैटेरिया मेडिका की बात करें, ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम किस किस का अध्ययन करते हैं, कोई भी औषधि है, ठीक है, उस औषधि के स्रोत का अध्ययन करते हैं हम, कि उस औषधि का स्रोत क्या है, उसकी पहचान के बारे में अध्ययन करते हैं, कि भाई इसकी जो पहचान है वो क्या है। ठीक है, तो स्रोत हो गया, पहचान हो गए। ठीक है, और साथ में साथ यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, कि जो बनाने का, मिश्रित करने का तरीका क्या है, इन सब का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया मैटेरिया मेड का। अगला है थेरेप्यूटिक्स। थेरेप्यूटिक्स क्या है, थेरेप्यूटिक्स कहते हैं कि औषध शास्त्र का, औषध शास्त्र का रोग के उपचार में उपयोग। यानी औषध शास्त्र क्या है, जिसे हम फार्मेकोपिया कहते हैं, कि उसमें तमाम तरह की औषधियों के बारे में लिखा हुआ है, कौन कौन सी औषधियां हम अपने देश में यूज कर सकते हैं। ठीक है, कितनी मात्रा में यूज कर सकते हैं, ठीक है, किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। तो
एक तरह का लिपिबद्ध या नियमबद्ध एक किताब है किसी भी देश की, ठीक है? कि भाई कौन-कौन सी औषधियों को हम यूज़ में कर सकते हैं, कौन-कौन से रोग में कर सकते हैं, कितनी मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब का उपयोग करने की जो अ, साइंस है, ठीक है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम औषध शास्त्र के उपयोग के द्वारा रोगों का इलाज करते हैं, क्या कहलाती है? थेरेप्यूटिक्स कहलाती है, ठीक है? टॉक्सिकोलॉजी, इसको हम विष विज्ञान कहते हैं और विष विज्ञान यानी कोई भी औषधि है, कौन-कौन सी ऐसी औषधियाँ हैं या वनस्पति हैं, जो किसी भी जानवर के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, उसके क्या लक्षण आते हैं या जो जिस औषधि को देने से प्रतिकूल प्रभाव आ रहे हैं, उस औषधि के या पेड़ के किस तरह का दिखाई देता है, किस तरह के लक्षण हैं, कैसे पहचानेंगे? उसके उस प्लांट से, ठीक है, जो कौन-सा विषैला प्रभाव पड़ता है, ठीक? और फिर जानवर के ऊपर उसके कौन से लक्षण आते हैं और उसका उपचार क्या है? इन सभी चीज़ों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं हम? टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है? तो ये पूछ रहा है फार्माकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पर अपना आंसर जाएगा सभी। तो इन सभी चीज़ का जो अध्ययन है, वो फार्माकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मैटेरिया मेडिका, थेरेप्यूटिक्स और टॉक्सिकोलॉजी इन सभी का अध्ययन यहाँ पर हम करते हैं, ठीक? अगला है औषध स्रोतों की पहचान का अध्ययन किसे कहते हैं? देखो, सबसे पहले आता है फार्मेसी। फार्मेसी किसे कहते हैं? फार्माकोग्नोसी किसे कहते हैं? पोसोलॉजी किसे कहते हैं? यहाँ पर हम लिख देते हैं चलो नन यानी कोई भी नहीं। तो देखो, बात करें हम फार्मेसी की। फार्मेसी क्या है? इसे कहेंगे हम फार्मेसी। फार्मेसी कहते हैं किसी औषधि को देने योग्य बनाना या फिर मिलाना, यानी औषधियों को मिलाना क्या कहलाता है? फार्मेसी कहलाता है, ठीक है? इस तरह से हम 2 औषधियों को मिला रहे हैं या उसके प्रतिकूल प्रभाव को कम कर रहे हैं या देने योग्य बना रहे हैं, कोई कड़वी है तो किस तरह से हम जानवर को दे सकते हैं। तो यह प्रक्रिया पूरी क्या कहलाती है? फार्मेसी कहलाती है। फार्माकोग्नोसी, औषधि स्रोतों की पहचान। तो औषधि स्रोतों की पहचान को ही हम क्या बोलते हैं? फार्माकोग्नोसी कहते हैं। तो इसलिए अपना आंसर तो क्या हो जाएगा? फार्माकोग्नोसी, ठीक है? पर पोसोलॉजी क्या है फिर? पोसोलॉजी किसे कहेंगे? हैं? पोसोलॉजी कहते हैं खुराक विज्ञान। खुराक विज्ञान का मतलब है कि किसी भी जीव को उम्र, लिंग, ठीक है? उम्र के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, वजन के हिसाब से, अनुसार खुराक का निर्धारण। खुराक कहें या फिर हम कहें औषधि की मात्रा, निर्धारण, ये क्या कहलाता है? पोसोलॉजी कहलाता है, ठीक है? तो इस तरह से हमने देखा कि फार्माकोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। भाई औषधि के स्रोत, पहचान, उनकी तमाम चीज़ों का हम वहाँ पर अध्ययन करते हैं। औषधि का उपयोग कौन-कौन से रोग में करना है, कितनी मात्रा में करना है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं और उसके विषैले प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है? तो इसका आंसर हो गया ऑल, सभी। और औषधि स्रोत की पहचान का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत करते हैं या उसका अध्ययन क्या कहलाता है? फार्मेकोग्नोसी कहलाता है। ठीक है? और औषधियों को देने योग्य बनाना या उनको मिलाना क्या कहलाता है? फार्मेसी कहलाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक टर्म आती है फार्मास्यूटिक्स। तो ये क्या होता है? औषधि का
बड़े स्तर पर उत्पादन। ठीक है, किसी भी औषधि का हम यदि बड़े स्तर पर या व्यापारिक स्तर पर जब उत्पादन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फार्मास्यूटिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है अपना कि औषधि का जानवर के शरीर पर प्रभाव, जानवर के शरीर पर प्रभाव का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? ठीक है, किसी भी जीव के लिए हमने क्या दी? औषधि दी। अब उसका जो औषधि है जानवर के शरीर पर क्या असर आएगा? किस तरह से औषधि शरीर पर कार्य करती है? दो चीजें होती हैं यहाँ पर, औषधि के द्वारा जानवर के शरीर पर किया गया कार्य, ठीक है, या फिर किसी जीव के या जानवर के शरीर के द्वारा औषधि पर किया गया कार्य। ये दो टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, किसको हम क्या कहते हैं? चलिए देखो, औषधि का जानवर के शरीर पर जो प्रभाव है या औषधि द्वारा जानवर के शरीर पर जो कार्य किया गया है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रभाव कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? टॉक्सिकोलॉजी कहेंगे, मेट्रोलॉजी कहेंगे, फार्मेकोडायनेमिक्स कहेंगे या फार्मेकोकाइनेटिक्स कहेंगे। तो क्या कहेंगे? तो पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि भाई टॉक्सिकोलॉजी किसे कह रहे हैं। अभी हमने बात की किसी भी औषधि के विषैले प्रभावों का अध्ययन, उसकी पहचान, स्रोत, एंटीडोट। ठीक है, तो उसको हम किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं? टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब अगला है मेट्रोलॉजी। ये एक नई टर्म आई है पिछले क्वेश्चनों की अपेक्षा। ठीक है, मेट्रोलॉजी किसे कहते हैं? औषधियों की माप तोल का अध्ययन क्या कहलाता है? मेट्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, औषधियों को मापना, तोलना, वजन करना, लिक्विड है तो उसको मापना क्या कहलाता है? मेट्रोलॉजी कहलाता है। अगला है फार्मेकोडायनेमिक्स और फार्मेकोकाइनेटिक्स। ठीक है, अब इन दोनों का क्या अर्थ है? पहला तो है फार्मेकोडायनेमिक्स, तो किसे कहते हैं? औषधि का जानवर के शरीर पर प्रभाव या औषधि द्वारा जानवर के शरीर पर किया गया कार्य क्या कहलाता है? फार्मेकोडायनेमिक्स कहलाता है। तो इसलिए अपना आंसर तो हो गया फार्मेकोडायनेमिक्स। तो अब बचा अगला, फार्मेकोकाइनेटिक्स किसे कहेंगे फिर? फार्मेकोकाइनेटिक्स किसे कहते हैं? जानवर के या कोई भी जीव है शरीर द्वारा औषधि पर किया गया कार्य। ठीक है, तो औषधि पर यदि किसी जानवर के शरीर द्वारा औषधि पर किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? फार्मेकोकाइनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, तो दोनों चीजें हो गई अपनी यहाँ पर, फार्मेकोडायनेमिक्स और फार्मेकोकाइनेटिक्स। यदि यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछ लेता, ठीक है, मतलब जानवर के शरीर द्वारा औषधि पर किया गया कार्य क्या कहलाता है? यहाँ पर तो पूछा है औषधि का जानवर के शरीर पर प्रभाव। ठीक है, और ये पूछ लेता कि जानवर के शरीर का औषधि पर प्रभाव या औषधि पर किया गया कार्य क्या कहलाएगा, तो आंसर हो जाता फार्मेकोकाइनेटिक्स। जैसे कोई भी औषधि है तो कितनी मात्रा में वो शरीर के अंदर जाने पर उसका पाचन होगा यानी डाइजेशन होगा, कितनी मात्रा में उसका अवशोषण होगा, कितनी मात्रा में उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण होगा शरीर के अंदर, और कितनी मात्रा शरीर से बाहर उसकी निकल जाती है, यानी शरीर ने उस औषधि के साथ क्या किया, कितनी मात्रा में उसको पचाया, कितनी मात्रा में अवशोषित किया और कितनी मात्रा में शरीर से बाहर निकाल दिया। तो ये सब काम कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है। और किसके ऊपर कर रहा है? औषधि के ऊपर कर रहा है। तो ये क्या कहलाता है? फार्मेकोकाइनेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहां औषधि को मिश्रित करके देने योग्य बनाया जाता है क्या कहलाता है? ठीक है, यानी हमने अभी बात की थी फार्मास्यूटिक्स क्या है, यानी बड़े स्तर पर औषधि निर्माण यानी व्यापारिक स्तर के लिए औषधियों को जो निर्माण किया जाता है तो वह स्थान क्या कहलाता है? फार्मास्यूटिक्स कहलाता है। फार्मेकोपिया क्या है?
यानी कोई भी किसी भी देश की लिपि कानूनन तौर पर लिपिबद्ध, ठीक है, किसी देश की कानूनी तौर पर लिखित किताब, ठीक है, जिसमें किसके बारे में होता है कि कौन सी मात्रा कितनी मात्रा में देनी है, कब देनी है, ठीक है, किसके साथ मिलाकर दे सकते हैं, कौन कौन सी बीमारी में दे सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, फार्मेकोपिया कहलाता है, औषध शास्त्र कहलाता है, फार्मेकोपिया कहते हैं उसे। और फार्मेसी क्या है, फार्मेसी ही वो कहते हैं किसी दवा को देने योग्य बनाने की जो प्रक्रिया है, चाहे वह स्थान जहां पर उसको हम देने योग्य बना रहे, तो वह स्थान हो चाहे उसकी प्रक्रिया हो, तो वो क्या कहलाता है, फार्मेसी कहलाता है। तो इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, फार्मेसी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर इन एक क्वेश्चन से ही चार चार क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, चार चार कहो तो, और उनको अगर रिवर्सिबल कर दें तो 8 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से सॉल्व अपने यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां पर हम बात करें, देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि दो औषधियों को एक साथ, दो औषधियां हम उनको कैसे दे रहे हैं, एक साथ दे रहे हैं, ठीक है। अब जिन दो औषधियों को हमने दिया, उनके द्वारा जो उत्पन्न प्रभाव है उन दोनों के योग से अधिक होता है। यानी जिन दो औषधियों को हम एक साथ दे रहे हैं, यदि हम उनको अलग अलग दें तो किसी एक औषधि का प्रभाव आया, ठीक है, अब दूसरी औषधि का प्रभाव अलग है, तो अलग अलग देने पर जो भी प्रभाव आ रहा है, मान लो कि दवा है दो, D1 और D2, इसका प्रभाव को हम बोल रहे हैं E1 यानी इफेक्ट 1 और E2, ठीक है, ये तो इनके प्रभाव हो गए। तो इन दोनों को जब हम साथ दे रहे हैं, ठीक है, तो E1 दोनों का हम योग कर दिया, ठीक है, तो जब इनको जब हम साथ देते हैं तो इनका जो प्रभाव है इन दोनों के योग से अधिक होता है। यानी जो इफेक्ट है एक साथ देने पर E1 एंड 2, ये जो प्रभाव आया इनको एक साथ देने पर, यह E1 और प्लस E2 इन दोनों से क्या है, अधिक है, ठीक है, सामान्यतः अधिक नहीं होना चाहिए, दोनों अपना प्रभाव दिखा रहे तो उनके योग के बराबर हो सकता है, ठीक है, लेकिन इनके दोनों के प्रभाव, दोनों को एक साथ देने पर इनका जो कुल प्रभाव है वो अधिक है, यानी जो कुल प्रभाव है वो बढ़ गया। तो इस प्रभाव को हम क्या बोलेंगे, एडिटिव इफेक्ट कहेंगे, एगोनिस्टिक इफेक्ट कहेंगे, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहेंगे, या एंटागोनिस्टिक इफेक्ट कहेंगे। अब देखो समझने वाली बात यह है कि इन चारों प्रभाव कैसे कैसे होते हैं, किस प्रभाव को क्या कहा जाता है, यहीं से अपने चारों क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एडिटिव इफेक्ट कब कहेंगे, जब दो औषधियों को हम एक साथ दे रहे हैं और उन दोनों का जो टोटल इफेक्ट है 1 एंड 2 को हम जब देते हैं एक साथ, तो इसका जो कुल प्रभाव है वो E1 प्लस E2 इन दोनों के बराबर होता है, यानी ऐड हो गया इन दोनों का प्रभाव, ठीक है। तो जब दो औषधियों को अलग अलग देने पर जो उनका प्रभाव है E1 और E2, तो जब उन दोनों औषधियों को हम एक साथ दे रहे हैं तो उन दोनों के योग के बराबर ही होता है, ठीक है, कम और ज्यादा नहीं होता। तो उस प्रभाव को तो बोला जाता है एडिटिव, यानी ऐड हो गया। अब एगोनिस्टिक किसे बोलेंगे, एगोनिस्टिक किसे कहते हैं, यानी जब इन्हीं किन्हीं दो औषधियों को हम एक साथ देते हैं तो एक औषधि दूसरे औषधि के प्रभाव को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, ठीक है, क्या कर दिया, एक औषधि ने दूसरी औषधि के प्रभाव को जब बढ़ा देती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एगोनिस्टिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, दो औषधियों को एक साथ देने पर एक औषधि दूसरी औषधि के प्रभाव को बढ़ा देती है, एक औषधि दूसरी के प्रभाव को बढ़ा देती है, इसको तो बोलेंगे हम क्या, एगोनिस्टिक इफेक्ट, ठीक है।
अब एंटा सिनर्जिस्टिक, और चलो इसको पल कर लेते हैं बात। एंटागोनिस्ट यानी विपरीत, तो एक औषधि दूसरी के प्रभाव को घटा देती है, उसे हम बोलते हैं एंटागोनिस्टिक। ठीक है, एक औषधि ने जब हम दूसरी औषधि के साथ दे रहे हैं तो मतलब वो क्या कर रही है कि भाई इनको साथ देने पर वो साथ साथ कार्य नहीं कर रही, इसके प्रभाव को क्या कर रही है, कम कर रही है, दूसरी औषधि के प्रभाव को कम कर रही है। एंटा मीन्स विपरीत। ठीक है, अब सिनर्जिस्टिक क्या है कि दोनों औषधि को जब हम एक साथ देते हैं तो दोनों औषधि क्या है, एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ा देती है, दोनों को बूस्टअप करती है। उसी को हम क्या कहते हैं कि दो औषधियों को एक साथ देने पर उनका जो कुल प्रभाव है वो उन दोनों औषधियों को एक साथ देने पर, ठीक है, दोनों औषधियों के अलग अलग प्रभाव के योग से अधिक होता है। तो यहां पर अपना आंसर जाएगा सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। देखो, एक टी स्पून फुल यानी जो चाय की चम्मच है 5 ml के बराबर होती है, क्या यह कथन सत्य है? तो क्या है, यह है सही। ठीक है, एक डेजर्ट स्पून फुल कितने ml के बराबर होती है? 10 ml के बराबर। ठीक है, ये भी कथन सही है। एक टेबल स्पून फुल कितने ml के बराबर होती है? 20 ml के बराबर होती है, ये कथन भी सत्य है। ठीक है, और अगला है, एक टी कप फुल कितने ml के बराबर होता है? 100 ml के बराबर होता है नहीं, ये क्या है, ये गलत। ठीक है, तो इसलिए अपना आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, एक टी कप फुल इसका आंसर जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई अपनी इसके बारे में। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, लगभग 125 ml के बराबर होता है। ठीक, चलिए अब देखो इसी तरह से यहाँ पर निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। क्या 1 ग्राम 15 ग्रेन के बराबर होता है? सही है। क्या 1 ग्रेन 65 मिलीग्राम के बराबर होता है? सही है। 1 गैलन 4 लीटर के बराबर होता है? सही है। तो कोई नहीं, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा अपना कोई नहीं। ठीक है, ये अलग से भी पूछ सकता है, हम तो यहाँ इसको मिलान के अंतर्गत पूछ रहे हैं। वहां पूछ लिया भाई 1 ग्राम इनमें से मतलब 1 ग्राम कितने ग्रेन के बराबर होता है, 5, 10, 15, 20 जो भी है, तो कितने ग्रेन के बराबर होता है? 15 ग्रेन के बराबर होता है। और 1 ग्रेन में कितने मिलीग्राम होते हैं? ठीक है, 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, 65 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। तो 1 ग्रेन कितना होता है? 65 मिलीग्राम के बराबर होता है। इसी तरह से गैलन का है। ठीक, अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोक स्तर पर काम में ली जाने वाली, ठीक है, थोक स्तर पर काम में ली जाने वाली जो प्रणाली है वो कौन सी है? अब यहां पर हम क्वेश्चन दे सकते हैं मेट्रोलॉजी, यानी ये प्रणाली किसके अंतर्गत आती है? मापतोल की मेट्रोलॉजी। निम्न में से कौन सी मेट्रोलॉजी प्रणाली है जो थोक स्तर पर काम में ली जाती है? ट्रॉय, मैट्रिक, इंपीरियल या सभी? ठीक है, तो कौन सी प्रणाली यहां पर काम में ली जाती है थोक स्तर पर, इसकी हम बात करें तो इसमें से आंसर कौन सा जाएगा अपना? इंपीरियल। तो जो इंपीरियल प्रणाली है यह थोक स्तर पर काम में ली जाने वाली प्रणाली होती है, जबकि ट्रॉय और जो मैट्रिक प्रणाली है, ठीक है, और ट्रॉय को ही हम क्या बोल देते हैं? एपोथेकेरी। ठीक है, अब ट्रॉय और एपो मैट्रिक प्रणाली या एपोथेकेरी प्रणाली दोनों ही किस में काम में ली जाती हैं? उपचार पर्ची में काम में ली जाती है। उपचार पर्ची में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अपना आंसर हो गया, दोनों थोक स्तर पर कौन सी ली जाती है? इंपीरियल ली जाती है।
और उपचार पर्ची में कौन सी प्रणाली काम में लेते हैं हम? ट्रॉय और मैट्रिक प्रणाली दोनों को ही काम में लिया जाता है। ठीक, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आमाशयी स्राव। आमाशय यानी स्टोमक हो गया, और आमाशयी स्राव को हम क्या बोल सकते हैं? HCl। या फिर भूख को बढ़ाने वाली औषधियां क्या कहलाती हैं? एरोमेटिक्स, स्टोमेचिक्स, एंटीजाइमोटिक्स या बिटर। ठीक है, एरोमेटिक्स क्या कहते हैं, किन्हें कहते हैं? ये सुगंधित पदार्थ हैं, ठीक है, जो स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक, पाचन में मदद करते हैं। स्टोमेचिक्स किन्हें कहते हैं? भूख बढ़ाने वाले। एंटीजाइमोटिक किन्हें कहते हैं? किण्वन को कम करने वाली औषधियां क्या कहलाती हैं? एंटीजाइमोटिक्स। कहां पर करती हैं ये? रूमन में। और किण्वन के द्वारा क्या बनती है? गैस बनती है। तो ये एक तरह से गैस के निर्माण को भी क्या करते हैं? कम करने वाली औषधियां होती हैं। ठीक है, कौन सी? एंटीजाइमोटिक। विटक्स जिनको तिक्त के नाम से भी जाना जाता है, स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है, ये होते हैं। ठीक, तो यहां पर अपना आंसर क्या जाएगा? तो मैजिक्स, ये क्या होते हैं? भूख को बढ़ाने वाली औषधियां होती हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में बनने वाली गैस को बाहर निकालने वाली औषधियां। ये पूछ रहा है कि जो औषधियां जो कौन सी हैं, जो पाचन तंत्र में या फिर ये कहें कि इंटेस्टाइन में या पेट में बनने वाली जो गैस है उसको बाहर निकालने का काम करती है। गैस को कम करने का काम नहीं कर रही, यानी उनकी जो निर्माण की प्रक्रिया है उसको कम नहीं कर रही, जो गैस बन चुकी है उसको बाहर निकाल रही है। ठीक है, पाचन तंत्र में बनने वाली गैस को बाहर निकालने वाली औषधियां क्या कहलाती है? देखो, एंटीजाइमोटिक क्या हो गई? ये क्या करती है? गैस निर्माण। और गैस निर्माण किसके द्वारा? किण्वन द्वारा। और कहां पर? रूमन में। जो किण्वन का होता है रूमन में, तो उसको क्या करती हैं? कम करती हैं। ठीक है, साइलोगोग किन्हें कहते हैं? लार स्राव कम करने वाली औषधियां क्या कहलाती हैं? साइलोगोग कहलाती हैं। और कार्मिनेटिव यानी पाचन तंत्र में बनने वाली गैस को बाहर निकालने वाली औषधियों को ही हम क्या बोलते हैं? कार्मिनेटिव कहते हैं। ठीक है, तो अपना आंसर हो गया ये ही। ठीक है, और डाइफोरेटिक्स किन्हें कहते हैं? पसीना जो निर्माण है उसको बढ़ाने वाली औषधियों को क्या बोलते हैं हम? डाइफोरेटिक्स कहते हैं। ठीक है, पसीने के स्राव को, पसीने के निर्माण को बढ़ाने वाली औषधियों को हम डाइफोरेटिक्स कहते हैं। देखिए अगला है, रूमन में किण्वन द्वारा बनने वाली गैस को कम करने वाली औषधियां कहलाती हैं। अभी बात की हमने, क्या कहलाएंगे? एंटीजाइमोटिक्स, साइलोगो, कार्मिनेटिव, डाइफोरेटिक्स। तो अपना आंसर जाएगा एंटीजाइमोटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने वाली औषधियां क्या कहलाती? हीमोग्लोबिन कब बढ़ेगा? जब आरबीसी का निर्माण होगा। आरबीसी के अंदर ही क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी औषधियां हैं जो हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाती है? ठीक है, देखो हीमोस्टेटिक, हीम मीन्स वही हो गया, ब्लड हो गया या हीमोग्लोबिन हो गया। ठीक है, तो ये किसे कहेंगे? रक्तस्राव रोकने वाली। रक्तस्राव रोकने वाली जो औषधियां हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हीमोस्टेटिक कहते हैं। एंटीकोगुलेंट किन्हें कहते हैं? रक्त का थक्का बनने से रोकने वाली औषधियां, जैसे हेपेरिन हो गया, ठीक है, ईडीटी हो गया। और हेमेटिनिस किन्हें कहेंगे? इसी को कहेंगे।
ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा हिमेटिनिक्स। हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने वाली जो औषधियां वो क्या कहलाती हैं? हिमेटिनिक्स कहलाती हैं। अब देखो यहीं पर एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि एनीमिया में कौन सी औषधियां उपयोगी होती हैं या दी जाती है? ठीक है, सामान्य रूप से एनीमिया किसे कहते हैं? आरबीसी या हीमोग्लोबिन या दोनों? की जो कमी है वही क्या कहलाती है? एनीमिया कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम यही ऑप्शन रहेंगे, क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए, तो भी आंसर क्या जाएगा अपना? हिमेटिनिक्स जाएगा। ठीक है, तो आयरन, कॉपर, कोबाल्ट जो हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं? हिमेटिनिक औषधियों के अंतर्गत आती है। ठीक, तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंख की पुतली को संकुचित करने वाली जो औषधियां हैं वो कौन सी हैं? आंख की जो प्यूपिल है, पुतली है, उसको सकरा करने वाली औषधियों को हम क्या कहते हैं? माइकोटिक, माइड्रिएटिक, माइड्रिएटिक या मैड्रिएटिक, टोकोलाइटिक या कोई नहीं? ठीक है, देखो अब बात करें कि माइकोटिक क्या होती हैं, माइड्रेटिक क्या होती हैं। ठीक है, माइकोटिक और माइड्रेटिक, तो और तीसरा हो गया टोकोलाइटिक। तो आंख की पुतली को जो सकरा करती हैं, ये क्या करती हैं? पुतली के व्यास को कम करती हैं, ये आंख की पुतली के व्यास को बढ़ाती हैं, माइड्रेटिक। ठीक है, मैड्रिएटिक। और टोकोलाइटिक किन्हें कहते हैं? गर्भाशयी पेशियों को शिथिल करने वाली क्या कहलाती हैं? टोकोलाइटिक कहलाती। अब इसका में से अपना आंसर कौन सा हो गया? संकुचित करने वाली, यानी व्यास को कम करने वाली औषधियां क्या कहलाएंगी? आइकोटिक। तो अपना आंसर हो जाएगा आइकोटिक औषधियां। ऐसी औषधियां जो प्यूपिल के या आंख की जो पुतली है उसके व्यास को क्या कर रही हैं? कम करती हैं, तो वो औषधियां क्या कहलाती हैं? माइकोटिक कहलाती हैं। और माइड्रेटिक यानी जो व्यास को बढ़ाती हैं। टोकोलाइटिक जो गर्भाशयी पेशियों को शिथिल करती हैं, रिलैक्स करती हैं। अगर यहीं पर पूछ ले कि भाई गर्भाशयी पेशियों को शिथिल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट यानी संकुचित करने वाली पेशियां, ये आ जाए यहाँ पर, तो वो क्या कहलाएंगी? वो कौन सी कहलाएंगी गर्भाशय की पेशियों को संकुचित करने वाली? वो कहलाती हैं एक्बॉलिक्स। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पसीने के स्राव को बढ़ाने वाली औषधियां क्या कहलाती हैं? डाइफोरेटिक्स, एनहाइड्रोटिक्स, एफ्रोडीसिएक्स और एन एफ्रोडीसिएक्स क्या है? तो हमें इन चारों के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम आंसर इसका दे पाएंगे सही ढंग से, या फिर हमें टू द पॉइंट पता होना चाहिए, जैसा कि हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले। कौन सी थी अपनी? डाइफोरेटिक्स। तो डाइफोरेटिक्स क्या है? पसीने के स्राव को बढ़ाने वाली औषधियां। ठीक है, हमें इतना पता है। ठीक है, और यहाँ फिर हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? मान लो हमें नहीं भी पता है, लेकिन हमें ये एफ्रोडीसिएक्स के बारे में पता है, ठीक है, या एन हाइड्रोसिएक्स के बारे में पता है, तो भी हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आंसर की बात करें तो डाइफोरेटिक्स हो गया, लेकिन एन हाइड्रोटिक्स किसे कहेंगे? ये क्या करती हैं?
पसीने के स्राव कम करने वाली औषधियां हैं। एफ्रोडीसियक्स किसे कहते हैं? काम उत्तेजना। ठीक है, सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाने वाली औषधियां क्या कहलाती हैं? एफ्रोडीसियक्स कहलाती हैं। और एन एफ्रोडीसियक्स काम उत्तेजना को कम करने वाली औषधियां एन एफ्रोडीसियक्स कहलाती। ठीक है, तो इस तरह से अपने यहां पर वही 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से सॉल्व हो रहे हैं। अगला, आर्सेनिक जो विषाक्तता है उसका एंटीडोट कौन सा है? ठीक है, इसकी विषाक्तता में हम निम्न में से कौन सा जो पदार्थ है वो हम दे सकते हैं आर्सेनिक की विषाक्तता होने पर? कॉपर सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, ईडीटीए या बॉल, बीएएल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? हमें टू द पॉइंट पता है, मार। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अगली बात करें हम, लेड विषाक्तता का एंटीडोट क्या है? ठीक है, पहला हो गया आर्सेनिक में हम बॉल दे रहे हैं, और तो लेड विषाक्तता हम क्या देंगे? निम्न में से कॉपर सल्फेट देंगे, पोटेशियम क्लोराइड, ईडीटीए या बाल। ठीक, ब्रिटिश एंटी लेविस्ट। ठीक है, तो क्या देंगे इसमें? तो इसमें दिया जाता है ईडीटीए, इथाइल डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड। तो इसका आंसर हो गया ईडीटीए, लेड विषाक्तता में। यहां पर हमें इन एंटीडोट्स के बारे में टू द पॉइंट हमें पता होना चाहिए, तभी हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, नाइट्रेट विषाक्तता, क्योंकि पहले भी पूछ चुके हैं कई बार और ये इंपॉर्टेंट विषाक्तता है जितनी भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता ही बनता है। तो नाइट्रेट विषाक्तता में हम किस रसायन का या किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? एमाइल नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट, मिथाइलिन ब्लू या सभी का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर हम उपयोग करते हैं मिथाइलिन ब्लू का, 1% सॉल्यूशन। ठीक है, 1% मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। और साइनाइड विषाक्तता में किसका उपयोग करते हैं? एमाइल नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट, उपरोक्त दोनों या मिथाइलिन ब्लू, किसका उपयोग करेंगे हम यहाँ पर? तो इसका आंसर जाता है एमाइल नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट, दोनों का ही उपयोग हम साइनाइड विषाक्तता में हम करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर उपरोक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट, ऑर्गेनोफॉस्फोरस की विषाक्तता में दिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोनों ही, पूरा पॉइंट पता होना चाहिए। ऑर्गेनो फॉस्फोरस की विषाक्तता में, और दूसरा हो गया ऑर्गेनो क्लोरीन की विषाक्तता में किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं वो ऑर्गेनो फॉस्फोरस में आ जाते हैं। और एल्ड्रिन, डीडीटी वगैरह ये सब किस में आ गए? ऑर्गेनो क्लोरीन की विषाक्तता के अंदर आते हैं। यदि ऑर्गेनो क्लोरीन नहीं देता है, एल्ड्रिन दे देता है, डीडीटी दे देता है, तो ये भी ऑर्गेनो क्लोरीन की विषाक्तता में, यानी इसका एंटीडोट भी या जो आंसर है वो यही जाएगा जो ऑर्गेनो क्लोरीन का आंसर होगा। तो ऑर्गेनो फास्फोरस की हम विषाक्तता की हम बात करें तो इसमें हम क्या देंगे? एट्रोपिन सल्फेट देंगे, डाई डाई एसिटिल मोनोजिम देंगे, ठीक है, या पाइरिडिन अल्फाक्सिम देंगे, ठीक है, अल्डाक्सिम देंगे हम, तो इनमें से क्या देंगे? ठीक है, तो देखो ये तीनों ही जो साल्ट हैं, एट्रोपिन सल्फेट है, डाई एसिटिल मोनोजिम है, पाइरिडिन एल्डोक्सिम है, इन तीनों को ही यहां पर दिया। अपना आंसर होगा इसमें तीनों। यदि इनमें से कोई नहीं दिया है उस तरह से, एट्रोपिन सल्फेट मोस्टली हम मतलब दे रखा होता है, तो एट्रोपिन सल्फेट ही जाएगा। यदि ये दोनों नहीं दे रखे हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया तीनों। जीडीटी और एल्ड्रिन की विषाक्तता में या ऑर्गेनोक्लोरीन की विषाक्तता में जो आंसर है वो क्या जाएगा? एक्टिवेटेड चारकोल, ये इसकी विषाक्तता में हम देते हैं। ठीक, डायस्टिल मोनोजिम को क्या बोल देते हैं? डीएएम के नाम से भी बोल दिया जाता है। अब अगला है हायोसाइन पॉइजनिंग। हायोसाइन की पॉइजनिंग में हम किसका उपयोग
करते। तो इसका आंसर है, टू द पॉइंट हमें पता होना चाहिए, बिना इधर उधर की चीजों के, पाइलो कार्पेन। पाइलो कार्पेन का उपयोग थायोसाइन पॉइजनिंग में किया जाता है। ठीक है। अगला है थाइसोस्टिग्मैन। थाइसोस्टिग्मैन जो साल्ट है, पदार्थ है, यह किसकी विषाक्तता में एंटीडोट की तरह उपयोग में लिया जाता है? ठीक है। एट्रोपिन की विषाक्तता होने पर काम में लिया जाता है, या आइवरमेक्टिन की विषाक्तता होने पर काम में लिया जाता है, या इन दोनों की विषाक्तता होने पर काम में लिया जाता है, या इसका उपयोग हम इन दोनों में से किसी की भी विषाक्तता में नहीं करते। ठीक है। तो किसकी विषाक्तता में हम फाइसोस्टिग्माइन का उपयोग करते हैं? तो एट्रोपिन सल्फेट और आइवरमेक्टिन दोनों की विषाक्तता में ही हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। एट्रोपिन की ओवरडोज होने पर या आइवरमेक्टिन की ओवरडोज होने पर हम इसका उपयोग करते हैं। अगला है कलमी सोरा, या इसी को बोल देते हैं कलमी सीरा। इसको कलमी सोरा के नाम से या कलमी सीरा के नाम से जाना जाता है? अमोनियम क्लोराइड को, पोटेशियम आयोडाइड को, पोटेशियम नाइट्राइड को, या किसी को नहीं? इसको हम कलमी सीरा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा सीधा सा आंसर है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को हम किसके नाम से जानते हैं? कलमी सीरा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से अगला है ग्लूबर साल्ट। तो ग्लूबर साल्ट जो है के नाम से हम किसको जानते हैं? सोडियम थायोसल्फेट को, सोडियम सल्फेट को, सोडियम कार्बोनेट को, या साधारण नमक को? तो ग्लूबर साल्ट के नाम से हम इसमें से किसको जानते हैं? तो इसमें है, आंसर जाएगा सोडियम सल्फेट को हम ग्लूबर साल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो कलमी सीरा के नाम से पोटेशियम नाइट्रेट को जानते हैं, और ग्लूबर साल्ट के नाम से जानते हैं सोडियम सल्फेट को। अब यहीं पर हम बात करें, एक है नौसादर। नौसादर के नाम से किसको जाना जाता है? ठीक है। या पूछ लेता है, जैसे इसी में पूछ लेता है कि कलमीसोरा निम्न में से किसका यौगिक है? ठीक है। सोडियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम का, किसका है? तो इसमें फिर अपना आंसर चला जाता, पोटेशियम का है। ठीक है। अब इसमें जैसे पूछ रहा है कि नौसादर है, किसको जाना जाता है नौसादर के नाम से? तो अमोनियम जो क्लोराइड होता है, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? नौसादर के नाम से जानते हैं, अमोनियम क्लोराइड। इसको हम क्या बोलते हैं? नौसादर कहते हैं। इसी तरह से लाल दवा किसे कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट को बोलते हैं। इसी तरह से नीला थोथा किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट को हम किस नाम से जानते हैं? नीला थोथा के नाम से जानते हैं। ठीक है। और एक है साल्ट ऑफ टार्ट। साल्ट ऑफ टार्टर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है। तो ये अलग अलग मुख्य रूप से नाम हो गए कि किसको किस नाम से जानते हैं, है ना? चलिए, देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर पूछा है नाम दे करके कि निम्न में से एल्यूमिनियम धातु के यौगिक हैं। ठीक है। केओलिन, कैलामाइन, प्रोटेरगॉल,
कैलोमल। इसी तरह से यहाँ पर भी पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा अमोनिया का यौगिक है, या पोटेशियम का यौगिक है, ठीक है, या कॉपर का यौगिक है। इस तरह से यहाँ पर भी इनके बारे में पूछ सकता है। तो सिंपल सा पता चल रहा है, जैसे मान ले नीला तोता का पूछ ले कि निम्न में से नीला तोता निम्न में से किस धातु का यौगिक है, कॉपर का पूछ ले या फिर पोटेशियम का कह दे, सोडियम का बोल दे, तो किसका यौगिक होगा, कॉपर का यौगिक है। ठीक है, तो इस तरह से भी इन क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर पूछा है जैसे निम्न में से एल्युमिनियम धातु के यौगिक हैं, यानी कौन कौन सा इनमें से एल्युमिनियम धातु का यौगिक है, या कौन सा है, केओलिन, कैलामाइन, प्रोटेरगोल या कैलोमन। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें कि जो एल्युमिनियम धातु है उसका कौन सा जो यौगिक होता है, ठीक है, इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा होगा, देखो ये जो केओलिन है ये किसका है, एल्युमिनियम धातु का यौगिक होता है, जिसको हम एल्युमिनियम सिलिकेट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर इसी को क्या बोल देते हैं हम, गेरू कह देते हैं, या इसी को हम चिकनी मिट्टी के, चाइना क्ले के नाम से जानते हैं। चाइना क्ले के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, कैलामाइन की हम बात करें तो कैलामाइन किसका यौगिक है, ये होता है जिंक का। प्रोटोकॉल किसका है, एजी यानी चांदी का। और कैलोमल किसका है, एच जी यानी मरकरी का। ठीक है, तो इस तरह से ये अलग अलग जो यौगिक हैं वो अलग अलग तत्वों के यौगिक होते हैं। और जो कैलोमल है इसको किस नाम से जाना जाता है, मर्क्यूरस क्लोराइड के नाम से जाना जाता है, मर्क्यूरस क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा जो एक ही क्वेश्चन है वो कई सारे क्वेश्चंस को कवर कर रहा है। तो यहाँ पर केओलिन की बात करें तो एल्युमिनियम का यौगिक है ये। ठीक है, कैलामाइन है वो जिंक धातु का यौगिक है। प्रोटरगॉल एजी का यानी सिल्वर का, चांदी का यौगिक है। ठीक है, यहाँ पे बस बदलने की देर है कि एल्युमिनियम की जगह पर जिंक दे दे, जिंक की जगह पे सिल्वर दे दे या मरकरी दे दे, तो इनके आंसर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगला है फॉलर सॉल्यूशन से संबंधित है। क्या फॉलर सॉल्यूशन आर्सेनिक का होता है, क्या फॉलर सॉल्यूशन संखिया कहते हैं इसे, क्या ये फॉलर सॉल्यूशन जो है नरवाइन टॉनिक होता है, या इनमें से कोई एक आंसर है, तो इसका आंसर होगा सभी ऑल। तो ये जो सभी पॉन्स है यानी आर्सेनिक का बना होता है, आर्सेनिक तत्व का जो धातु है उसका बना होता है, इसको संख्या कहते हैं, इसी को पोलर सॉल्यूशन को। और ये किसकी तरह कार्य करता है, नरवाइन टॉनिक की तरह कार्य करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। ग्लिसरीन का उपयोग मेंडल्स पेंट बनाने में किया जाता है। मेंडल्स पेंट क्या है एक्चुअल में, कि फेरेंजाइटिस में काम में लिया जाता है, मुख के अंदर एंटीसेप्टिक के रूप में काम में लिया जाता है, इसका जो लेप है अंदर मुख गुहा में किया जाता है। ठीक है, तो क्या ग्लिसरीन का उपयोग करते हैं मेंडल्स पेंट बनाने में, ठीक है, क्या ये कथन सत्य है, तो क्या है, सही है। ठीक है, सरसों में माइरोसिन एंजाइम पाया जाता है, यह कथन सत्य है, तो ये कथन भी सत्य है। जैतून का तेल का जो उपयोग है वो कुत्ते में, किसके अंदर, केवल कुत्ते के अंदर कर रहे हैं हम, कहां पर कर रहे हैं, पित्ताशय की पथरी को निकालने में करते हैं या इसमें उपयोगी होता है, तो ये कथन भी क्या है, सही है। कपास के तेल को काकड़े का तेल के नाम से जाना जाता है, तो ये कथन भी सही है। तो इस तरह से अपना आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सभी। तो ये सभी कथन क्या है, सही है। ठीक है, अगला है कि चाय की पत्तियों से प्राप्त अल्कलॉइड्स होता है। चाय की पत्तियों से हमें निम्न में से कौन कौन से एल्कलॉइड्स प्राप्त होते हैं, कैफीन, थियोफाइलिन, या ये दोनों, या फिर थाइमोल। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, तो जैसा कि हमने पढ़ा था वहां पर कि कैफीन और थियोफाइलिन ये दोनों ही किससे प्राप्त होते हैं, चाय की पत्तियों से प्राप्त होते हैं।
और थाइमोल को हम किस नाम से जान रहे थे? अजवाइन का फूल के नाम से जान रहे। अजवाइन का फूल, ठीक है, इसके नाम से इसको जाना जाता है। अभी पूछ ले भाई, निम्न में से अजवाइन के फूल के नाम से किसे जाना जाता है? तो थाइमोल को अजवाइन के फूल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, औषधीय उपचार, ठीक है। उपचार पर्ची के, यानी किसी भी चीज का हम जो उपचार कर रहे हैं, उपचार पर्ची लिख रहे हैं जिसमें हम मुख्य रूप से दवाओं को जो लिख रहे हैं, वो उपचार पर्ची के किस भाग के अंतर्गत आता है? उपचार पर्ची के किस भाग में लिखते हैं हम उन औषधियों को? सुपर इंस्क्रिप्शन में, सुपरा इंस्क्रिप्शन में या इनिशियल में? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये चारों भाग क्या है। इसी के साथ साथ अपना अगला क्वेश्चन है कि जो रोगी है, उससे संबंधित उपचार पर्ची में जो भी एंट्री हम करते हैं कि भाई उसकी उम्र लिखनी है, लिंग लिखना है, ठीक है, जो भी है, तो वो सब उससे संबंधित हम किसके अंतर्गत लिखते हैं, ठीक है, कौन से भाग के अंतर लिखते हैं। तो इन चारों के बारे में पता है तो हम इन दोनों क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपर इंस्क्रिप्शन। सुपर इंस्क्रिप्शन क्या है? सुपर इंस्क्रिप्शन के अंतर्गत केवल और केवल एक शब्द लिखा जाता है, आर, एक्स, ठीक है। ये एक रोमन देवता का प्रतीक है, जिसका मतलब होता है आप इसे लीजिए, या जो देने वाला डॉक्टर है वह है रोमन देवता से यह प्रार्थना करता है कि भाई जो मैं जिस रोगी को ये दवा दे रहा हूं वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ होवे, ठीक है। सुप्रा इंस्क्रिप्शन, इस सुप्रा इंस्क्रिप्शन के अंतर्गत जो पशु से संबंधित जानकारी लिखी जाती है, ठीक है। और इंस्क्रिप्शन के अंतर्गत जो औषधीय उपचार है, जो भी मुख्य दवा है, मुख्य औषधीय उपचार, इसी के अंतर्गत लिखा जाता है। और इनिशियल क्या है? ठीक है, यहां पर दो आते हैं, एक इनिशियल और एक सिग्नेचर। तो इनिशियल में यहां पर जो चिकित्सक है, हस्ताक्षर किए जाते हैं, ठीक है। तो औषधीय उपचार उपचार पर्ची के कौन से भाग में लिखा जाता है? इंस्क्रिप्शन में लिखा जाता है। तो इसका आंसर तो हो गया ये। और रोगी का जो वर्णन है वो किस में लिखा जाता है? सुप्रा इंस्क्रिप्शन में लिखा जाता है। तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, अगला है निम्न को सुमेलित कीजिए। ये एब्रीवेशन है जिनका उपयोग मुख्य रूप से किसके अंतर्गत करते हैं हम? उपचार पर्ची में करते हैं। तो यदि हम इनका मेल करें तो किस तरह से करेंगे? जैसे एब्रीवेशन बात करें, एच एस, ए सी, पी सी, लेविस, फोर्टिस, ए डी, ए, मुख्य रूप से जैसे एच एस का अर्थ क्या होता है, यानी इसका जो मतलब किसके लिए उपयोग करेंगे? तो मुख्य रूप से एच एस जो एब्रीवेशन है, इसके लिए उपयोग करते हैं प्रत्येक के लिए, भोजन से पहले, भोजन के बाद तक, हल्का, शांत या रात को सोते समय, ठीक है। तो इसका उपयोग करते हैं हम रात को सोते समय के लिए। जब किसी औषधि को हम रात के समय, सोते समय देने के लिए लिखते हैं तो उसके सामने एच एस लिख दिया जाता है, ठीक है। ए सी एंटीसीबम, ठीक है। पीसी पोस्ट सीबम। तो खाने से पहले के लिए किसी औषधि को यदि खाने से पहले देने के लिए लिखना है तो उसके लिए हम एसी का उपयोग करते हैं। पीसी भोजन के बाद, ठीक है। तो ये चीज हो गई। लेवाइस, लेवाइस का मतलब क्या होता है? जैसे लेवाइस के शर्ट और पैंट आते हैं तो क्या होते हैं? काफी हल्के होते हैं। तो लेवाइस का मतलब होता है हल्का। फोर्टिस यानी शांत। एड, एड का मतलब क्या होगा? यानी पांचवा। और ए का मतलब है प्रत्येक, यानी नंबर वन। तो इस तरह से इनको हम मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी, यहाँ पर मुख्य रूप से जो अपने क्वेश्चन है उनके बारे में हमने बात पूरी
इसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, ठीक है? तो उनके बारे में हम अ, दूसरे लेक्चर में किसी दिन और बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने मुख्य रूप से कोशिश की है कि जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको कवर कर लिया जाए। अब जैसे हम बात करें कि एक पॉइज़निंग और होती है, हालाँकि हमने पॉइज़निंग मुख्य मुख्य रूप से कवर कर ली कि बाह्य परजीवी नाशी औषधियों का उपयोग हम करते हैं मुख्य रूप से। बाह्य परजीवी नाशी औषधि से, ठीक है? एक्टोपैरासाइटिक जो ड्रग के लिए हम यूज़ करते हैं, बाह्य परजीवी नाशी औषधि से कौन-सी पॉइज़निंग होती है? कौन-सी विषाक्तता होती है? ठीक है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेता है, ठीक है? तो इससे जो पॉइज़निंग होगी वो मुख्य रूप से कौन-सी होगी? आर्सेनिक। इसका आंसर क्या आ जाएगा? आर्सेनिक विषाक्त, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में आगे बात, ठीक? ओके, थैंक यू।